Hello children of 11th class. We are taking this unit of force and laws of motion. मैं आपको बता रहा था कि फोर्स क्या है. देखिए कोई भी बॉडी अगर मान लीजिए 5 kg मास की है और वो मान लीजिए कि इस तरफ जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. ठीक है, कल्पना करिए कि कहीं स्पेस में, दूर अंतरिक्ष में ऐसे जा रही है, कहीं कोई अर्थ नहीं है, एक बॉडी है ऐसे जा रही है. अगर नीचे यहाँ जमीन है तब तो आप जानते हैं वो खींचेगी और ये बॉडी ऐसे मोशन करेगी और ये कहलाएगा पैराबोलिक मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन. लेकिन अगर नीचे कोई अर्थ नहीं है, कोई इसे प्रभावित करने वाला नहीं है और ये बॉडी पता नहीं क्यों ये ऐसे जा रही है, तो कोई कारण होगा, ऐसे जा रही होगी, किसी ने फेंका होगा, तो जान लीजिए कि बाहर से कोई भी अगर इसको प्रभावित ना किया जाए तो ये बॉडी इसी तरफ और इतना ही तेज चलती चली जाएगी. ना तो ये वेलोसिटी बदलेगी और ना इसका मास ऐसे ही चलती जाएगी. ये नेचर कहलाता है इनर्शिया. और अगर कोई बॉडी, जैसे मान लीजिए दूसरी बॉडी है 6 kg की और ये रुकी हुई, तो अगर बाहर से कोई इसे कुछ ना करे तो ये ऐसे ही हमेशा रुकी रहेगी. तो ये भी हालांकि वही बात है, रुकी हुई है मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है तो वो 0 वेलोसिटी रही आएगी. इसकी 4 है तो 4 रही आएगी, 0 है तो 0 रही आएगी. कोई भी बॉडी अपने से अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती. ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया. और ये इनर्शिया हल्की बॉडी में कम होता है, बड़ी बॉडी में ज़्यादा होता है. वास्तव में बॉडी का जो मास है उसी को इनर्शिया बोलते हैं. इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी है कितनी? 5 kg. एक्चुअली जो मास है वही बॉडी का इनर्शिया कहलाता है. अब चलते हैं फोर्स पर कि अगर ये वेलोसिटी आपको बदलना है, इसकी वेलोसिटी 4 है, उसको बदलना है, इसकी 0 है, उसको बदलना है, इसकी डायरेक्शन बदलनी है, तो आपको बाहर से कोई इफेक्ट लगाना पड़ेगा. वो जो बाहर से आपको लगाना पड़ेगा उसी को फोर्स कहते हैं. तो बॉडी का इनर्शिया चाहता है कि वेलोसिटी ना बदले और फोर्स उसका उल्टा चाहता है कि उसकी वेलोसिटी बदल जाए. तो फोर्स इज दैट विच एक्सेलरेट्स. ठीक. तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच एक्सेलरेट्स और इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी which does not allow body to accelerate. तो फोर्स क्या है? एंटी इनर्शिया है. इनर्शिया क्या है? एंटी फोर्स है, एक दूसरे के दुश्मन है. ठीक है, तो ये बात आप जान लिए. तो न्यूटन इस बारे में न्यूटन ने लॉ दिए हैं. तो न्यूटन का पहला लॉ मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, आप नोट भी कर सकते हैं कि पहला लॉ होता है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होते हैं 3. पहला लॉ ऑफ इनर्शिया. If a body is stationary, it will remain stationary. If it is moving, it will keep on moving at same velocity unless external force acts on it. और दूसरा लॉ होता है, सेकंड लॉ, वो फोर्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो इनर्शिया और फोर्स को डिफाइन करता है. सेकंड लॉ जो है वो फोर्स का मेजर बताता है. सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये पी वेक्टर जो है वो कहलाता है मोमेंटम. किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, कितना मेजर ऑफ मोशन है, हाउ मच मोशन अ बॉडी हैज गॉट, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. और उसको हम नापते हैं मास इनटू वेलोसिटी के द्वारा. मतलब इस बॉडी का मोमेंटम कितना है? 5 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 kg मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम. ठीक है,
तो ये सेकंड लॉ हो गया। इसी को जो हम आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों ही सेकंड लॉ कहलाते हैं। और अब लें थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मोशन का होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर फोर्स का एक रिएक्शन होता है। जैसे इस समय मैं फर्श पे खड़ा हूं, फर्श को दबा रहा हूं, तो उसका एक रिएक्शन है, फर्श मुझे उठा रहा है। तो एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर लगते हैं। अगर एक बॉडी ने दूसरे पे एक्शन लगाया तो उसी समय दूसरी बॉडी पहले पे लगाएगी रिएक्शन, उतना ही और उसका अपोजिट। तो मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जिसका मास है 100 kg और इस पर एक बॉडी हमने इधर से फेंक के मारा, मान लीजिए 2 kg की। तो ये बॉडी जाके यहां टकराई, तो इसने, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं। तो ए ने बी को जाके धक्का मारा और एक फोर्स लगाया। मान लीजिए फोर्स लगाया 20 न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस छोटी बॉडी ने बड़ी बॉडी को मारा 20 न्यूटन से, तो इसका रिएक्शन उसी वक्त होगा कि बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को भी 20 न्यूटन से उसी समय मारेगी, जस्ट एक साथ। तो ये 20 न्यूटन इसके ऊपर आया तो ये बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी, और ये 20 न्यूटन जो इसके ऊपर आया उसके कारण ये बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन अगर हम इसका निकालेंगे तो इस पे फोर्स लगाए, देखिए 20 न्यूटन, और मास इसका 2, तो ये जो है इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ? इस तरफ। और अब उस पे भी 20 न्यूटन लगा है, तो आइए इसका एक्सेलरेशन निकालें। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इस पे जो फोर्स लगा, ये वाला 20 न्यूटन, ये अपॉन उसका मास यानी 100। तो ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स इधर को लगा तो एक्सेलरेशन भी उधर को ही होगा। तो एक का उधर होगा और एक का इधर होगा। बड़ी बॉडी का 0.2 और छोटी बॉडी का 10। आपने देखा कि फोर्स सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन अलग अलग है क्योंकि मासेस अलग अलग है। तो हर एक्शन का बराबर रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका एक्सेलरेशन सेम होगा या उनकी वेलोसिटी सेम होगी, उन पे फोर्सेस सेम होंगे। जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना फोर्स उसका उल्टा लगेगा। मैं दीवार पे 10 से मारूंगा तो दीवार भी मेरे हाथ में उसी समय 10 से मारेगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं। और ये भी याद रखें कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो एक ही बॉडी पर नहीं लगते हैं। एक्शन अगर उस बॉडी पर लग रहा है तो रिएक्शन इस बॉडी पर लगेगा, क्योंकि एक बॉडी दूसरे पे एक्शन लगाती है तो दूसरी पहले पे रिएक्शन लगाती है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एट द सेम टाइम बट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड दे आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो याद रखें, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। दुनिया में कभी भी किसी एक्शन का रिएक्शन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं कि जब आप किसी को मारेंगे तो वो भी आपको मारेगा, यही जो है थर्ड लॉ का यूज है। गलत बात है। जब आप किसी को मारेंगे किसी के गाल पे 10 न्यूटन, तो उसका गाल आपके हाथ पे उसी समय 10 न्यूटन मारेगा। और अगर वो गुस्सा आया और उसने हमारे गाल पे 20 न्यूटन मार दिया तो हमारा गाल पे 20 न्यूटन मारेगा। तो आप कहेंगे कि हमने तो 10 मारा था, उसने 20 मारा, तो लॉ कैसे? गलत बात है। हमारे 10 का रिएक्शन उसका 20 नहीं है, हमारे 10 का रिएक्शन उसका 10 है और उसके 20 का रिएक्शन मेरा 20। यहां 2 एक्शन 2 रिएक्शन है। हमने किसी को मारा 10 गाल पे, तो गाल ने उसी समय रिएक्शन दिया 10, तो एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट हो गए। अब वो गुस्सा आया और उसने कहा कि हम नहीं गुस्साया, लेकिन उसने कहा कि हो गया नहीं मारते, तो कोई बात नहीं, लॉ तो लग गया। आप ये ना सोचिए कि मैंने मारा ये एक्शन और वो फिर अलग से गुस्सा के
मुझे मारेगा वो रिएक्शन, ऐसा नहीं है। एक्शन का रिएक्शन हो गया, वो मारेगा, दैट इज फ्रेश एक्शन, जिसका रिएक्शन फिर वो जहां मारेगा वो हिस्सा रिएक्शन करेगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक्शन से रिएक्शन पैदा हुआ, रिएक्शन से फिर एक्शन पैदा हुआ, एक्शन से एक्शन पैदा हुआ, तो ये नहीं कि ये एक्शन और वो रिएक्शन बराबर होंगे। जो वाला एक्शन उसका रिएक्शन बराबर होगा। जैसे मैंने किसी बच्चे को धक्का दे दिया अपने हाथ से, मेरे सामने कोई बच्चा है, तो मैंने एक्शन लगाया बच्चे का, तो बच्चे के पीठ पे लगाया तो पीठ ने रिएक्शन दे दिया। अब वो बच्चा आगे जा करके उसने दूसरे बच्चे, वो आगे गिर गया तो दूसरे बच्चे पे जा गिरा, तो वो दूसरे बच्चे पे अपना दूसरा एक्शन लगाएगा, उसका रिएक्शन पाएगा, जो कि मेरे एक्शन के बराबर होना जरूरी नहीं, वो अलग एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक बात और आप जान लें कि F इज इक्वल टू एम ए जो फार्मूला है उसमें F का मतलब है फोर्स ऑन ए बॉडी। देखिए दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक तो किसी बॉडी पे लगते हैं और दूसरा वो बॉडी लगाती है। जैसे कि मुझ पे कोई फोर्स लग रहा है और मैं कहीं फोर्स लगा रहा हूं, तो याद रहे मेरा एक्सेलरेशन और ये मेरा मास और ये वो फोर्स है जो मेरा फोर्स का मतलब कि मेरे ऊपर फोर्स। तो याद रखें ये फोर्स है, फोर्स ऑन ए बॉडी, और m है मास ऑफ बॉडी, और एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, a है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो अगर मैंने कोई फोर्स आपके ऊपर लगाया तो उससे जो है वो आपका एक्सेलरेशन पक्का होगा, और जो मेरे ऊपर फोर्स लगा उससे मेरा एक्सेलरेशन पक्का होगा, और ये दोनों आपस में जुड़ के खत्म नहीं होंगे, क्योंकि एक फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है कि उसके ऊपर लग रहा है। अगर एक ही बॉडी है, उस पे कोई इधर से लगाता है 20 न्यूटन, वो इधर से कोई लगाता है 5 न्यूटन, तो ये घट जाएंगे और टोटल फोर्स हो जाएगा 15 न्यूटन। लेकिन अगर मतलब ये केस इसके बराबर हो गया क्योंकि दोनों घट गए, लेकिन अगर इस बॉडी पर फोर्स लगा 20 न्यूटन और एक दूसरी बॉडी पर उधर से फोर्स लगा 5 न्यूटन, तो ये 20 में ये 5 क्यों घट जाएगा? इस पे फोर्स तो 20 ही लगा और उस पे फोर्स 5 लगा। एक ही बॉडी पर दो फोर्स लगे आप उन्हें घटा दीजिए, एक ही बॉडी पर दो फोर्स लगे आप उन्हें जोड़ दीजिए, एक ही बॉडी पे एक इधर लगे एक इधर लगे तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जोड़ दीजिए। लेकिन एक ही बॉडी पर फोर्स जो लगेंगे आप उनको जोड़ सकते हैं। लेकिन अलग अलग बॉडी पे फोर्स लगते हैं तो आप उन्हें आपस में ना जोड़ सकते और ना घटा सकते। एक और चीज है मैं रिवाइज के देता हूं, एक होता है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम। एक्चुअली जो अभी हम आपको बता रहे थे कि फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, तो ये यहाँ ले आइए तो फोर्स इनटू dt इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये इसी को बोलते हैं इम्पल्स। जी एफ dt को ही बोलते हैं इम्पल्स, जो होता है dp यानी चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू dp चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पर एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर कहलाता है, जो नेचर का बड़ा बेसिक लॉ है जो हमेशा लागू होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा। ये गलत हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कभी गलत नहीं होता। उसी को आपको बता देता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको आइए करते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर फोर्स हो जाए 0, मतलब नो फोर्स एक्ट्स,
एफ का मतलब है फोर्स ऑन ए बॉडी। अगर फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, मतलब नो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो आप यहाँ जीरो रख दीजिए, तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी। मतलब जब फोर्स जीरो हो जाए तब की बात चल रही है, यहाँ आके जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो जीरो इज इक्वल टू डी पी। तो डी पी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो पी कितना हो गया, डी पी इज इक्वल टू जीरो, तो पी हो जाएगा कांस्टेंट। पी जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि डीपी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, तो मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर आपसे कहा जाए कि आप चेंज इन योर सैलरी इज जीरो या इंक्रीमेंट इन योर सैलरी इज जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि योर सैलरी जीरो, योर सैलरी इज दैट व्हाट वाज। तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है, मतलब मोमेंटम जीरो नहीं है, जीरो है अगर जीरो था, और 20 है तो 20 रहेगा। चेंज मोमेंटम जीरो है माने जो था वो रहेगा, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर फोर्स नहीं लगता। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन इट्स मोमेंटम विल नॉट चेंज। यही लॉ है, इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगता, इट्स मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर फोर्स नहीं लगता तो इसका मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो यहां पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अभी हमने कुछ देर पहले दो बॉडी पे फोर्सेस लगे थे और उनका एक्सेलरेशन निकाला था। तो जो छोटी वाली बॉडी का एक्सेलरेशन आया था वो कितना आया था? ऑप्शन 1 है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 2 है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 3 है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। छोटी वाली बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा आया था, वो कितना आया था? ठीक है, तो आप ये आंसर बता देंगे। यही आज का प्रॉम्प्ट है। एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ये मैं आपको बता देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। उसको हम लोग FBD कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जैसे कोई सिस्टम है, जैसे हमारी ये बॉडी रखी है, इसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी रखी है, ठीक है, इसके बगल में कोई बॉडी रखी है, फिर इन बॉडी के नीचे कोई बॉडी रखी है, और ये ग्राउंड है। तो यहाँ कई सारी बॉडी हैं, जैसे A है, B है, C है, D है, E है, ग्राउंड E है। तो हम किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम ले सकते हैं। मतलब होना ही चाहिए कि ये इसको दबाएगा, फिर इसको दबाएगा, फिर ये भी इसको दबाएगा, फिर ये ग्राउंड मजबूत है तो फिर ग्राउंड उठाएगा, फिर ये उसको उठाएगा, फिर इसको उठाएगा। ये सब एक दूसरे पे बहुत सारी फोर्स लगा रहे हैं। तो हाँ, चाहिए ये कि हम किसी एक की स्टडी करने के लिए बाकी की स्टडी हमें करना ही पड़ी। इसकी स्टडी करना है तो आपको इन सब की करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि आपको सारी बॉडी की स्टडी एक साथ करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस बॉडी के बारे में चाहें या जिस टुकड़े के बारे में चाहें, आप केवल उसकी स्टडी करें। उस टुकड़े को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लीजिए कि ये सी बॉडी है, मान लीजिए हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं, हम केवल सी की स्टडी करेंगे। हम केवल सी को अलग से बना लेंगे और हम इसको बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी। किसका बनाएंगे फ्री डायग्राम? जिसका आप चाहें। मान लीजिए मैं चाहता हूं मैं सी की स्टडी करूंगा, तो हमारा बन जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी। आप चाहेंगे मैं फ्लोर की स्टडी करूंगा, तो आप बना लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फ्लोर। आप केवल फ्लोर बनाइए, तो आप केवल उसी बॉडी को बनाइए। जैसे मान लीजिए आप सी की स्टडी करना चाहते हैं, तो अब देखिए सी दबा रहा है डी को नीचे की ओर, क्योंकि नीचे अर्थ है मान लीजिए, तो अर्थ खींच रही है, तो सी दबा रहा है डी को नीचे,
तो सी ने डी को नीचे दबाया, ये फोर्स किसके ऊपर लगा, डी पे, तो ये हम नहीं दिखाएंगे। सी के फ्री डायग्राम में हमें वो फोर्स दिखाएंगे जो सी पे लगेगा। सी ने डी को दबाया, ये फोर्स डी पे गया, इसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन हाँ, सी ने डी को दबाया तो रिएक्शन, डी ने सी को उठाया, ये फोर्स दिखाएंगे, ये वाला। फिर अर्थ ने सी को खींचा, ये फोर्स किसके ऊपर गया, अर्थ ने सी को खींचा, सी के ऊपर गया, ये फोर्स दिखाएंगे। और सी ने अर्थ को खींचा होगा, हर एक्शन का रिएक्शन, अर्थ ने सी को खींचा तो सी ने भी अर्थ को खींचा, तो सी ने अर्थ को खींचा, ये फोर्स अर्थ पे गया, ये नहीं दिखाएंगे। अर्थ ने सी को खींचा, हाँ ये दिखाएंगे। डी ने सी को उठाया, ये दिखाएंगे। समझ में आ गया? तो हम केवल वो फोर्स दिखाएंगे, जैसे मेरा फ्री डायग्राम बनाएंगे तो वो फोर्सेस दिखाएंगे जो दूसरे लोग मेरे ऊपर लगा रहे हैं, और वो फोर्स नहीं दिखाएंगे जो मैं दूसरों पे लगा रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फ्री डायग्राम में क्या होता है कि हम किसी पार्ट को ले सकते हैं और उसकी स्टडी, मतलब इसकी स्टडी करने में हमें केवल इन दो फोर्स की स्टडी करना चाहिए, बाकी सब ये सब जो फोर्स हैं इसके ऊपर लगे, इसके ऊपर लगे, उसकी स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं, इससे स्टडी सिंपल हो जाती है। तो इन फ्री डायग्राम वी कैन टेक अ पार्ट and we should show only those forces which are acting on that part, and we can consider only those forces, and we can study the acceleration etc. of the body which are acting on that part, body due to the forces which are acting on that part only. तो हम किसी भी बॉडी के किसी पार्ट के बारे में विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।